Hello guys, welcome to Avian IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing business economics for UGC NET Commerce and Management. This unit is important for UGC NET Commerce and Management student also. So इससे पहले की जो हमारे क्लासेस हैं उसमें हमने डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेसिक और यूटिलिटी एनालिसिस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास क्लास रहने वाली है। डिमांड कर्व से हम आगे की क्लास आज की कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक बताया था, मैंने डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कौन कौन से फैक्टर हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो चलिए आज की जो क्लास है वो हमारी डिमांड एनालिसिस की ही आगे कंटिन्यू क्लास है। तो क्योंकि उसमें डिमांड एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें डिमांड से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो हमारे आ जाएंगे, एक्सेप्शंस हमारी आ जाती हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है, उसका कैलकुलेशन पार्ट भी आ जाता है। तो ये डिमांड वाले जो यूनिट है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, दो चीजें हैं, बहुत सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके आते हैं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही क्वेश्चन आपके आते हैं और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स की जब आप बात करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होने चाहिए कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो हमारी दो चीजें हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अलग है और चेंज इन डिमांड आपका अलग है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कई बार लोगों को लगता है कि मूवमेंट और शिफ्ट सेम ही है, लेकिन ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो कई बार आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व इज दिस वेयर एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज दिस। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है और आपका शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, क्योंकि वर्ड सिमिलर हैं। ठीक है, तो कई बार आपकी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसी कंफ्यूजन को आपको यहां पर दूर करना है और इसमें से अक्सर आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं भी आएगा तो इसमें से पता क्या करता है, यहां पर दे देगा, मतलब उसमें ना वो दे देगा, मैचिंग दे देता है कई बार। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट वो किसकी वजह से होगी, कब होगी, तो वहां पर दे देता है। अदरवाइज क्या करेगा, एक आपको ग्राफ देगा और ग्राफ के नीचे आपको ऑप्शन देगा कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। शिफ्ट मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड की। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम मूवमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मूवमेंट्स बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये मूवमेंट हमारी दो तरीके की रहेंगी। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, चेंज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देखो, मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया था। आपको लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था मैंने आपको, कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। प्राइस हमारा घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाएगी। यही मैंने लॉ आपको बताया था। तो यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एक डिपेंडेंट फैक्टर है, किस पे, प्राइस पे, और प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है।
प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो वो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब डिमांड में चेंज हो गया, डिमांड की क्वांटिटी में चेंज हो गया, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। यहां पे मेन जो प्राइम इंपॉर्टेंस फैक्टर है वो कौन सा है, प्राइस है। मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे मूवमेंट और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इसने क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन डिमांड कर्व बाय राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है या उस कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, मतलब घट जाता है, तो उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और इन डिमांड। ये दो वर्ड याद रखना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज हो जाना, ठीक है, एक्सपेंड हो जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, श्रिंकेज हो जाना। ठीक है, अब मान लो कई बार क्या होता है कि हम कोई कपड़ा लेकर आते हैं, वो कपड़ा श्रिंक हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो कपड़ा कॉन्ट्रैक्शन उसमें आ गई है। कई बार हम कोई कपड़ा लेकर आते हैं, वो कपड़ा फैल जाता है। ठीक है, कई बार कपड़े फैल भी जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये हमारा किस में आएगा, मूवमेंट्स में आएगा। राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपका इसके हिसाब से ये चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, चलिए मैं बताता हूं क्या होता है। देखिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो ये मेरा कोई डिमांड कर्व है। ठीक है, ये ऐसे ही बताया था मैंने डिमांड कर्व आपको, इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं, ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है। तो ये मेरा जो है पॉइंट है अभी मेरा ए। ठीक है, प्राइस मेरा बढ़ गया, प्राइस हो गया मेरा P1 हो गया, तो क्वांटिटी मेरी बढ़ेगी या घटेगी, क्वांटिटी मेरी घट गई। पहले मैं क्वांटिटी परचेस कर रहा था Q, अब मैं आ गया Q1 पे। मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी क्वांटिटी घट गई, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी हमारी घट गई। जब क्वांटिटी आपकी घटी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। हम ए से पहुंच गए बी पॉइंट पर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, डिमांड कम हो गई ना, प्राइस बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो यहां पे फैक्टर क्या है, प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज इनफैक्ट क्या, प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। यहां पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को ही देखेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमारी कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ रही है तो एक्सपेंशन। मान लो अगर मेरा प्राइस घट जाए, मान लो प्राइस मेरा P से P2 हो गया, ठीक है, तो अब मैं कहां पर आ जाऊंगा, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो मैं अब आ जाऊंगा Q1 से Q2 पे आ जाऊंगा। तो अब मेरा A से मैं B पे गया, B से C पर हो गया, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, यहां से बढ़ गई। तो डाउनवर्ड जो शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, और अपवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले मैं जब मैं P प्राइस था मेरा, तो मैं Q क्वांटिटी परचेज कर रहा था, तो मेरा पॉइंट था A। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा, प्राइस मेरा बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो गई, तो मैं पहुंच गया B पॉइंट पे। तो ये जो मेरी मूवमेंट हुई है, ये जो मेरी मूवमेंट हुई है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, और अगर मैं जो है, अगर मेरी प्राइस घट जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ जाएगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर डाउनवर्ड फॉल होता है, अगर डाउनवर्ड होता है तो मेरा एक्सपेंशन रहेगा, और अगर अपवर्ड रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि जो भी हमारी मूवमेंट्स होती है वो सेम डिमांड कर्व पे होती है, क्योंकि हम एक ही डिमांड कर्व पे
ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नोट डाल के लिख लो क्या, कि जो हमारी मूवमेंट्स होती है वो हमारी किस पे होती है, सेम डिमांड कर्व पे होती है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, इसमें हमारी एक्सपेंशन होगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि मतलब यहां से वो एरो करके दिखाएगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए, ये किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, या आपको बोल दिया कि अपवर्ड मूवमेंट और यहां पर दे दिया आपका कॉन्ट्रेक्शन, और डाउनवर्ड मूवमेंट, आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में मान लो दे दिया आपका एक्सपेंशन, तो आपको कई बार आपको मैचिंग करनी होती है इसमें से। ठीक है, एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रेक्शन हो, ये सब किसकी वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है। प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारा होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए क्या कहता है, अब कोई जरूरी तो नहीं है प्राइस चेंज होगा तभी हमारा जो वो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ गई मेरी, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे जो गुड्स है उसमें चेंज हो जाएगा। प्राइस को छोड़कर, अब आप ये चीज ध्यान रखना है यहां पे, प्राइस को छोड़कर अगर किसी और फैक्टर की वजह से अगर हमारी डिमांड बढ़ती है या घटती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आया। मतलब पहले वाला जो था आपका क्वांटिटी डिमांडेड, वो किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। यहां पर प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर में आपका क्या हो सकता है, इनकम आपकी हो सकती है। ठीक है, आपका रिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंजेस हो सकता है, आपका जो है पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आपकी हो सकती है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का फेवरेबल उसमें आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ सकती हैं। तो चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड विद चेंज इन डिमांडेड फॉर कमोडिटी कॉज बाय द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब मान लो उसने एक स्टेटमेंट दिया आपको, चेंज इन डिमांड इज एसोसिएटेड with the change in price due to change in price, whereas shift in demand curve, और या फिर आपको मान लो बोल दिया change in quantity demanded is due to other factor। ठीक है, तो ये चीज मतलब इसमें आपको घुमाने के लिए बोलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चेंज इन डिमांड है आपका, तो वो आपका अदर देन प्राइस होता है, और चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर जहां पे उसने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दिया तो वो आपका प्राइस की वजह से होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो कुछ और, जैसे मतलब इसने क्या बोल दिया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मैंने आपको एक उसमें एग्जांपल दिया था। मान लो आप टी एंड कॉफी की बात करते हो, अगर मान लो कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, या कॉफी के प्राइस आपके घट गए तो लोग जो है वो कॉफी पे उस पे वो कर लेंगे, मतलब इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोग जो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से आप जो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड करोगे, अगर इनकम कम हो जाती है तो उसके हिसाब से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। यहां पर जो है वो क्या करेंगे, हम इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। वहां पे क्या था हमारा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन था। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट आपकी जो आएगी किस में आएगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेगा तो वो आपका अदर फैक्टर या शिफ्ट इन डिमांड करवाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। देखिए मान लो ये मेरा डिमांड है, इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई, प्राइस मेरा सेम है, इनकम बढ़ गई तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड मैंने बढ़ा दी, प्राइस मेरा अभी भी यहां सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ गई। पहले मैं क्यू क्वांटिटी परचेज कर रहा था पी प्राइस पे, प्राइस अभी मेरा सेम है, क्यू से मैं आ गया Q1 पे, और डिमांड कर्व मेरा डी से D1 पे शिफ्ट हो गया। मेरा पॉइंट पहले ए था, अब मेरा पॉइंट आ गया बी।
ठीक है, तो डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट हो गया राइट साइड में। ठीक है, अगर डिमांड कर्व मेरा राइट साइड में शिफ्ट होता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंक्रीज इन डिमांड, या राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली मान लो मेरी इनकम पहले ज्यादा थी, अब मेरी इनकम कम हो गई, तो इनकम कम होने की वजह से, जैसे मान लो मैं पहले इतना क्वांटिटी परचेज कर रहा था, लेकिन जब मेरी इनकम कम हुई तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड अपनी कम कर दी। अब मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू से लेके Q1 पे आ गई है। ठीक है, तो अब वो मेरी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप एक ग्राफ पे देखो जरा एक बार, इसमें प्राइस हमारा पहले भी इतना ही था और अब भी इतना ही है। यहां पर भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, प्राइस मेरा अभी भी उतना ही है और पहले भी मेरा उतना ही था। प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा है, प्राइस में चेंजेस को छोड़कर अदर फैक्टर में चेंजेस आता है। ठीक है, प्राइस में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें अदर फैक्टर में चेंजेस आएगा। अदर फैक्टर में जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज हो गया, ठीक है, रिलेटेड गुड्स में आपका कोई चेंजेस आ जाता है तो इसकी वजह से यहाँ पर चेंज आएगा आपका। और या फिर हमारी इनकम चेंज हो गई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, फेवरेबल हमारा फैशन आ गया है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया, फेवरेबल हमारा आ जाता है। तो हो सकता है कि पहले उस चीज की डिमांड नहीं थी लोग, लेकिन अब लोगों को जो है वो लगा है कि मार्केट में कि भाई इस चीज की ज्यादा डिमांड है, एकदम से चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे जब कोविड मार्केट में आया तो एकदम से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो पहले इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन बाद में जो चीजें हैं वो हमारी बढ़ गई। डिजिटल पेमेंट की जो चीजें हैं वो हमारी बढ़ गई कोविड के टाइम से, या डिजिटल पेमेंट तो हमारी उस टाइम से जब डीमोनेटाइजेशन जब मार्केट में आया था तो उस टाइम भी हमारी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों के पास कैश इतना नहीं था। तो उस टाइम से ही मतलब धीरे धीरे चीजें बढ़ गई और आज के डेट में हम डिजिटल पेमेंट में बहुत आगे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, व्हेन द प्राइस रिमेन द सेम, और जो हमारी जो गुड्स की जो डिमांड है अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और हमारा क्वांटिटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज में हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज में हमारा राइट शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये तो चीज थी हमारी इसकी। अच्छा, यहां पर हमारा डिमांड कर्व भी चेंज हो जाता है, नया डिमांड कर्व हमारा बनेगा, और पहले वाले में डिमांड कर्व हमारा सेम था, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, और शिफ्ट जो होती है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है वो आपका उसमें से नया डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है। पहले मेरी इनकम कम थी, अब मेरी इनकम बढ़ गई, या पहले जो है वो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी इसमें जो वो चेंजेस हमारा आएगा, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी। ठीक है, नए यूजर ऐड हो गए। अब हो सकता है कि पहले लोग कॉफी यूज ना करते हो, लेकिन अब लोग कॉफी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हमारे इसमें आ गई है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिमांड, पहले लोग कम यूज करते थे लेकिन अब ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हमारी जो है धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको। ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो मेरा अपवर्ड मूवमेंट, और अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और यहां पर हमारा क्या रहेगा, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, इसमें अब गलती तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, वहां पर भी तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज आपकी हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज जो टर्म्स का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर शिफ्ट हो रहा है तो आपको, अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज। ठीक है, अगर डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड है तो एक्सपेंशन, और अगर अपवर्ड है तो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े चलिए एक उसमें देख लेते हैं ग्राफ में। चेंज इन आपका जो डिमांड रहता है, मान लो मेरा नॉर्मल जो डिमांड कर्व था वो मेरा ये था, मेरी इनकम बढ़ी, मेरी जो डिमांड है वो कहां पे शिफ्ट हो गई,
राइट साइड में शिफ्ट हो गई। तो राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और जब मेरी इनकम घटी तो मैं कहां पर आ गया? यहां पर आ गया लेफ्ट साइड में। तो ये मेरा क्या हुआ? डिक्रीज इन डिमांड। इसमें प्राइस में अगर मान लो मैं कोई भी फैक्टर में, मान लो मैं इस लेवल पे चेक करना चाहता हूं, तो इस लेवल पे मैं जो चेक करूंगा प्राइस मेरा उतना ही रहेगा। ठीक है, यहां पर नॉर्मल मान लो मैं प्राइस पे इतना क्वांटिटी परचेस कर रहा था, प्राइस मेरा घट गया, तो ये चीज मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, मतलब यहां से मैं यहां पे शिफ्ट हुआ, तो ये जो मेरा शिफ्टिंग हुई ये क्या हुआ? मेरा एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन या डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट हो जाऊं तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यहां से यहां पर आ जाएगी, पी से P2 पर, और मैं ए से बी से सी। तो ये जो शिफ्ट हुई मेरी यहां से, जब मान लो मैं ऊपर को गया तो ये मेरा अपवर्ड मूवमेंट, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़े? पक्का? चलिए, अंडर द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये मैंने आपको बता ही दिया, क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व रहेगा। इट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। वेयर एज अंडर द चेंज इन डिमांड देयर इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, यहां पर डिमांड कर्व ही हमारा शिफ्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। ये हमारा किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस फैक्टर। और ये हमारा किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा डिमांड। ठीक है, मूवमेंट और शिफ्ट। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार आपके आ जाते हैं। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाँ जी, बताइए क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? रबड़ बैंड देखें, रबड़ बैंड का मतलब होता है कि भाई हम उसको कितना इलास्टिक कर सकते हैं। कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलास्टिक हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो वहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इलास्टिसिटी का मतलब ही यही है कि आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है किसी एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर, चेंज इन फैक्टर। अब यहां पर वही बात है कि हमारा जो डिमांड है वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है, और जो दूसरा फैक्टर जो है वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ये फैक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस हो सकता है, ये जिस भी फैक्टर की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फैक्टर में चेंज होता है तो डिमांड हमारा कैसा रिस्पॉन्स करती है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर, रेलिवेंट फैक्टर ऑफ द डिमांड। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना डिमांड के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, डिमांड के कई सारे फैक्टर जो उसको इफेक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो वो चेंज होती है। तो वही चीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? चेंज। देखो, चेंज की तो हम बात करेंगे क्योंकि इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो चेंज की तो हम बात करेंगे। चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट इट्स डिमांड। मतलब एक प्राइस या कोई और रेलिवेंट फैक्टर
जब हमारा चेंज होता है उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। अगर हमने प्राइस में इतना चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, अगर हमने इनकम में इतना चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ। तो यही जो रिस्पॉन्सिवनेस अगर हम चेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो वी कैन फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड बाय द कंपेयरिंग परसेंटेज प्राइस चेंज विद द क्वांटिटी डिमांडेड। वो हम प्राइस से भी चेंज कर सकते हैं और आपकी इनकम से भी चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर हमारी इनकम चेंज हुई तो इनकम की वजह से भी हमारा जो इलास्टिसिटी है वो हमारी चेंज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्राइस फैक्टर की ही बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात करते हैं, क्योंकि प्राइस की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। तो वही चीज हम यहां पर मेजर करते हैं। तो एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। अगर हमने इतना फोर्स अप्लाई किया तो उस पर कितना फर्क पड़ा, इतना अगर अप्लाई किया तो उस पर कितना फर्क पड़ा, इतना अप्लाई किया तो उस पर कितना फर्क पड़ा। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड कितनी इलास्टिक है, कितनी जल्दी बदलती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई हार्ड रॉक है, ठीक है, हार्ड रॉक है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करो तो वो अपनी शेप नहीं बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है, वो इनइलास्टिक है, वो इनइलास्टिक है। ऐसे ही मान लो स्पंज है, स्पंज को आप उस पर क्या करो, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी क्या होती हैं, मतलब थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड होती है तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। जैसे मान लो ये फोन है, फोन पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इनइलास्टिक है। ऐसे ही मान लो हमारी कुछ चीजें हमारी ऐसी रहती हैं जिन पे हम प्राइस में चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है प्राइस में चेंज नहीं होता है लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाता है। तो वही चीजें हम यहां पर मेजर करना चाहते हैं कि एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू द चेंज इन द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। उन फैक्टर पे, मतलब जिन पे डिमांड डिपेंड करती है, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं। डिपेंडेंट फैक्टर में चेंज मतलब जो है चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, in the other word it is the percentage of change in quantity demanded divided by the percentage change in one variable on which demand depend। हम ये भी कह सकते हैं percentage change in quantity demanded due to percentage change in variable। percentage change in variable, वो variable हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो नीचे आएगा और डिपेंडेंट फैक्टर जो वो हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे इसमें आ जाती है। सिंपल सा लॉजिक समझ आया आपको? क्या मतलब कहता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल। हम कोई स्पेसिफिक वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जब मैं वेरिएबल की बात करूंगा तो वो वेरिएबल हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। अगर मैं इनकम की बात करूंगा तो वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। तो उसके नाम ही चेंज हो जाएंगे। यहां पर मैं कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी एक वेरिएबल में अगर चेंज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, तो वो जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चीज समझ आई, फॉर्मूला समझ आया आपको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि वो चेंज होता है किसकी वजह से, दूसरे फैक्टर की वजह से। जिसकी वजह से चेंज हो रहा है वो हमेशा नीचे आएगा, वेरिएबल नीचे आएगा और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऊपर आएगा। ऊपर वाला हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात करेंगे, किसी और की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हमारे नीचे आएंगे। ठीक है, चलिए,
तो वेरिएबल ऑन विच डिमांड कैन डिपेंड्स आर, कौन कौन से वेरिएबल्स पे हमारी डिमांड डिपेंड करती है? प्राइस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है, और कंज्यूमर इनकम। यहां तीन ही चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो हमारी इफेक्ट करती है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस चेंज होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। अब वो कितनी चेंज होगी वही चीज हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अगर दोनों की परसेंटेज सेम रहती है, कम रहती है, ज्यादा रहती है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो वो हम यहां पर देखेंगे। लेकिन फॉर्मूला हमारा वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हम अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे कि भाई कौन से वेरिएबल को हम देखना चाहते हैं। अगर हम प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, रिलेटेड गुड्स को देखेंगे तो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स आ जाएगा, और अगर हम इनकम को देखेंगे तो यहाँ पर इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ रेडियो फॉल्स फ्रॉम 500 टू 400 पर यूनिट, एज द रिजल्ट डिमांड इंक्रीज 100 टू 150 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर प्राइस है, एक पर्टिकुलर प्राइस एक कमोडिटी की मान लो 500 से 400 हो जाती है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा कि हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी 100 टू 150, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां पर आ जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स फ्रॉम 10 kg टू 9 रुपीज पर kg, ड्यू टू दिस डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 500 किलोग्राम टू 520 किलोग्राम। मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी जिसकी वजह से हमारा पहले 10 रुपए पर केजी था, अब वो कितने का हो गया, 9 रुपए पर केजी हो गया। तो जहां पे हम 10 रुपए पे 500 किलोग्राम खरीदते थे, अब 9 रुपीज पे हम कितना खरीद रहे हैं, 520 kg। तो इसकी वजह से भी हमारी डिमांड जो वो आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है। इन बोथ केसेस अबव यू कैन नोटिस दैट द प्राइस डिक्रीज द डिमांड इंक्रीज। प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है और क्वालिटेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती, ठीक है। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। हेंस द डिमांड फॉर रेडियो एंड व्हीट रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज। मतलब यहां पर भी हमने देखा कि भाई प्राइस 10 रुपए से कितना हो गया हमारा, 9 रुपए। तो 10 रुपए से जब हमारा प्राइस 9 रुपए हुआ तो उसमें भी हमारा चेंजेस आ गया, और वो चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिले। अगर मेरा प्राइस बढ़ जाता तो हो सकता है कि मैं जितनी 500 से मैं आपका जो 400 पे आ जाता या 450 पे आ जाता। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से या रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से या इनकम में चेंज होने की वजह से मेरी ये चीजें इफेक्ट आती हैं। तो वो जो मेरा इफेक्ट आता है वो किस पे रिप्रेजेंट करेगा, वो मेरा वेरिएबल पे आ जाएगा। इनकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो सकती है। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए तो टाइप्स की मैं बात करूंगा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये होती है मेरी 4 तरीके की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने अभी आपको बताया, प्राइस की वजह से भी चेंज होता है, इनकम की वजह से भी चेंज होता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, रिलेटेड गुड्स। क्रॉस को हम बोलेंगे रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। और एक और आती है हमारी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो कई बुक्स में हमारा 3 चीजें दी हुई है और कुछ बुक्स में आपके 4 चीजें दी हुई है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है कि भाई ये चीज हमारी क्या होती है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वजह से भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, होगी। कई बार हम एक ही एड हम बार बार देखते हैं तो वो अट्रैक्ट, मतलब चीजें आपकी अट्रैक्टिव हो जाती हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो आप अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ा देते हो। अब एक ही, मतलब आप बच्चों की एड बार बार देते रहो आप एक ही उस पे चैनल पे, तो बच्चे क्या करेंगे उसको कि मतलब वो कहीं ना कहीं बच्चे जो उन्हीं चीज को इंपैक्टेड करेंगे, फिर वो जाके बच्चे जो वो डिमांड करते हैं। ऐसे ही हम कोई, मतलब जैसे अब आप देखो, अच्छा ऐड का भी अपना एक जमाना होता है, मतलब अपने टाइम पे ही ऐड आते हैं। जैसे आपकी गर्मियों में जैसे हमारी स्किन ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, ठीक है। और सर्दियों में आपके जो वो विंटर क्रीम वगैरह, मतलब जो इस तरीके से, मतलब जो मॉइस्चराइजर वगैरह इस तरीके से चीजों की मतलब ऐड आती हैं, ठीक है।
तो ये चीजें आपके इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब कई बार क्या होता है कि जब एक कंपनी की डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही होती है ना, तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, कंपनी अपनी प्रमोशन पे खर्चा बढ़ा देती है। ठीक है, तो जब प्रमोशन पे खर्चा बढ़ा देती है तो उससे जो उसकी जो डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीजें हमारी इसमें आती है। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कितनी डिमांड हमारी इलास्टिक हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन रिलेटेड प्राइस या रिलेटेड गुड्स प्राइस। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो सबके फॉर्मूले चीजें समझ आ गए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहां पर परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और क्रॉस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, और यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो हमारा किस में चेंजेस देख रहे हैं? हम देख किस में रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड में। किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर देखते हैं। इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर इनकम टेस्ट प्रेफरेंसेस और अदर फैक्टर आर स्टडी। मतलब हम ये मान के चलते हैं, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे बाकी फैक्टर क्या है हमारे? कांस्टेंट है। ठीक है, एंड इट इज मेजर एट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैंने आपको बता ही दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी डेल्टा क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, तो यहां पर हम बात करेंगे ई डी और ब्रैकेट में लिख देंगे पी। पी का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये चीजें समझ आएंगी तो बाकी की चीजें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। देखो यहां पर क्या है, एक फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड आपका ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहां पे प्राइस की बात करेंगे। मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो यही चीज हम यहां पर मेजर करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि ये माइनस किस चीज का है? ये माइनस है फॉर्मूले का। अब बोलोगे फॉर्मूले में माइनस क्यों लगाया? फॉर्मूले में माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें से एक चीज आपकी नेगेटिव में आएगी और वो जो चीज नेगेटिव में आएगी उससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट आपका कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज ये आंसर हमारा जो वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा। फिर अगर इसको नहीं लगाएंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप कैसे लगाओ? क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। ठीक है, अब ये डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? Q1 माइनस क्यू, ये कैसे निकलेगा? Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय Q। ये ऐसे निकलता है। मान लो कोई चीज आपकी पहले मतलब जो है क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे 150, अब आप कर रहे हो 200। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई आप चेंजेस निकालो, उसमें कितना चेंजेस हुआ है, तो आप क्या करोगे? 200 माइनस 150
डिवाइडेड बाय 150। इनिशियल कितना था, इनिशियल वाला हमेशा नीचे आएगा, इनिशियल से ही हम कंपैरिजन करते हैं। चेंजेस कितना हुआ आपका 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 150। अगर मैं इसको परसेंटेज में करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर ये 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई कितना परसेंट चेंज हुआ है। भाई यहां पर देख लो ये कितना हो गया, 3 हो गया ना। 3 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो ये 33.33%। मतलब हमारा इसमें कितना चेंजेस हुआ है, 33.33%। ऐसे ही मान लो प्राइस हमारा पहले 5 रुपए था, अब वो आपका 6 रुपए हो गया है, तो आप क्या करोगे 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया 1/5 इंटू में 100, ठीक है। तो इसको करोगे तो ये कितना हो गया 20%। मतलब प्राइस में हमारा कितना चेंज हुआ 20%, और क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो गया 33.33%। अब मान लो यही चीज में अगर मैं यहां पर कर देता परसेंटेज, मैंने यहां पर भी करा परसेंटेज, मैंने ऊपर भी करा, तो वो तो कैंसिल वैसे भी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन में P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। यही चीज है, क्योंकि ये चीज क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये चीज क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब देखो इसको मैं डेल्टा क्यू लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, इसको कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा पी, क्योंकि ये चेंजेस दिखा रहा है, डेल्टा पी अपॉन में पी। अब यहां पर थोड़ा देखो, कई बार ना एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें ये फॉर्मूला भी दिया हुआ था, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ था, ये भी दिया था और ये भी दिया था, लेकिन एक फॉर्मूले में गड़बड़ थी कि यहां पर P जो ऊपर दे दिया था और ये P1 माइनस P नीचे दे दिया था। तो वो फिर आपका वहां पर वो एलिमिनेट करना था, आपको ये बताना था। इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूले एक दूसरे से ही डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें समझ आ गई। अब मुझे थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट बताना। A अपॉन में B है, अपॉन में C अपॉन में D है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो A अपॉन B तो एज इट इज रहेगा, और इसको कर दोगे रिवर्स, क्योंकि ये डिवाइड में ये आपका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होके D अपॉन में C हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने वही करा है, यहां पर मैंने क्या करा डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन में डेल्टा P। ये नीचे वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड आपका खत्म हो गया। अब नंबर आपका किस में आ गया रिवर्स में आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो आपकी सीधी सीधी होती है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है। अब इसमें क्या करा, एक चीज और बताई इसने, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P अपॉन में Q। बात तो वही हुई, इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया। वो मैंने ऐसा किस लिए करा, क्योंकि डेल्टा के नीचे डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ये वाला आपको ध्यान रखना है। ये सब फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं, हालांकि डेरिवेशन आपकी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। क्योंकि कई बार क्या करता है, कई बार वो पेपर में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पूछ लेता है कि जरा हमें बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका करेक्ट है और कौन सा फॉर्मूला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि डेरिवेशन किसका कहां से हुआ। पहले ये चीज है, इसको मैंने ये लिख दिया, और इसको मैंने कैसे कैलकुलेट करा Q1 माइनस Q अपॉन में Q और P1 माइनस P अपॉन में P। तो ये आपका जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म में, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा Q अपॉन में Q डेल्टा P अपॉन में P। फिर इसको मैंने इस फॉर्म में लेकर आ गया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, A अपॉन में B अपॉन में C अपॉन में D, ठीक है। इसकी डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना है, आपको जो इस पे जाना है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P अपॉन में Q। अब ये देखो ये सब क्या है, ये सब देखो क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अब ये भी चीज पता होनी चाहिए कि आपको ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। देखो Q का मतलब क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी,
ठीक है, P का मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब ओरिजिनल या इनिशियल, ठीक है, Q1 जो हमारा चेंज क्वांटिटी, और P ओरिजिनल प्राइस, और P1 चेंज प्राइस। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं। डेल्टा क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड Q1 माइनस Q, ठीक है, और डेल्टा P किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन प्राइस P1 माइनस P। जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q, और ये इनिशियल प्राइस से हम निकालेंगे तो P1 माइनस P। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें फॉर्मूले में आप गलत वैल्यू पुट कर रहे हो तो आंसर नहीं निकलेगा। अब आप Q में से Q1 माइनस कर रहे हो, वो आंसर निकलेगा ही नहीं आपका। ठीक है, वहां पे फिर आपकी दिक्कत क्रिएट करेगा ये। ठीक है, तो ये चीज इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितने तरीके की होती है। ठीक है, देखो, ठीक है, तो पहले आप इसको इस तरीके से समझो, नीचे लिख रहा हूं मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऊपर लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आप इस तरीके से समझना। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि मतलब मेरा 20% चेंज हुआ प्राइस में, और 33% चेंज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, एक एग्जांपल से मैं दे रहा हूं। मान लो मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 20%, और क्वांटिटी डिमांडेड में भी मेरा परसेंटेज चेंज हुआ 20%। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1। मतलब जब आपका जितना मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा है, उतना ही अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी उतना ही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 1। तो ईडी मेरा कितना हो गया, 1। और 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, यूनिट इलास्टिक भी बोल सकता हूं। अब इसमें देखो 1 का ग्राफ कौन सा है, 1 का ग्राफ है आपका ये वाला। देखो जितना मेरा प्राइस में चेंज हो रहा है, उतना ही मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, वो आप यहां से भी मेजर कर सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, उतना ही मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। अब मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया मेरा 33%, और प्राइस में कितना चेंज हुआ था, 20%। तो यहां पर आपका आंसर कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ये चीज समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मोर देन यूनिटरी है, ये हमारा मोर देन यूनिटरी है, या रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। बल्कि अगर मैं प्राइस में 20% चेंज कर रहा हूं, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में मेरा जो चेंज है वो ज्यादा आ रहा है। अब इसको कैसे, कई बार आपको समझ नहीं आता कि भाई कैसे करेंगे। आप कोई भी नंबर ले लेना, सिंपल सी बात सुनो मेरा, कोई भी नंबर ले लेना। जैसे मान लो मैंने 5/4 कर लिया, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब जब ऊपर वाला नंबर यानी क्वांटिटी डिमांडेड में जब मेरा आंसर ज्यादा आता है, ऊपर वाला क्वांटिटी डिमांडेड में मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, तो मेरा आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब हल्का सा चेंज करने की वजह से भी उसमें ज्यादा चेंजेस आ रहा है। इसका उल्टा आ जाओ, अगर मान लो मैं 33% चेंज करता प्राइस में, और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता मेरा 20%, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0 समथिंग आएगा, मतलब लेस देन 1। तो लेस देन 1 का जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। ठीक है, नीचे वाला नंबर ज्यादा है, ऊपर वाला नंबर आपका कम है, तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। 3 चीजें बता दी मैंने आपको, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अब मैं बात करूंगा परफेक्टली इलास्टिक की और परफेक्टली इन इलास्टिक। अब देखो,
अब ऐसा भी तो हो सकता है, मेरा ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस में मेरा चेंजेस हो ही ना, जीरो है, और क्वांटिटी डिमांडेड मेरा मेरा चेंजेस 20% है। तो यहां पर मेरा किसी भी चीज को मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर मेरा? इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा मेरा? इन्फिनिटी। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रहा है। अब बचा हमारा इसका उल्टा, प्राइस में मैंने चेंज कर दिया 20%, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हुआ। जब मेरा प्राइस 5 रुपए था तब भी मैं 20 क्वांटिटी खरीद रहा था, जब मेरा प्राइस 7 रुपए हो गया तब भी मैं 20 ही क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं। तो ऐसे ही उसमें जो वो जीरो को मैं किसी भी चीज से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? जीरो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलूंगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में हम चेंज करें। प्राइस मेरा 5 रुपए था तभी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड लेट से 20 थी, लेकिन जब मेरा प्राइस 7 रुपए हो गया तब भी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20 ही है। ठीक है, इनइलास्टिक वाला जो कर्व होता है इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इनइलास्टिक वाले में जो हमारा कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और यहां पर हमारा जो कर्व बनेगा वो किसके उसमें बनेगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, कई बार इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि इनइलास्टिक, अभी तो देखो चीजें समझ आ रही हैं आपको, एक साथ पढ़ रहे हो तो चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, इनइलास्टिक का ग्राफ कैसे बनेगा और इलास्टिक का ग्राफ कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं मैं आपको। देखो, आई क्या होता है? आई हमारा ऐसे बनता है, तो आई का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट। ठीक है, और ई हम कैसे लिखते हैं? ऐसे बनते हैं। तो ई में इस तरीके से डंडे आ रहे सारे हमारे ये, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इलास्टिक और इनइलास्टिक वाले में ये थोड़ा सा आपको रहेगा। ठीक है, इनइलास्टिक वाले में मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब चेंजेस कितना है आपका? जीरो। ठीक है, तो इनइलास्टिक वाला जीरो, और इलास्टिक वाले में, इसमें इलास्टिक वाले में मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से ये इनइलास्टिक वाला जीरो और ये जगह आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। बाकी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, इन दोनों में कंफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा रहती है कि इलास्टिक कैसा रहेगा, इनइलास्टिक का ग्राफ कैसा बनेगा। अब मान लो एक ग्राफ आपको दे दिया और बोल दिया कि भाई ये जरा ये देख के बताइए कि ये ग्राफ किस चीज का है, या 4 ग्राफ दे दिया आपको यहां पर और बोल दिया कि भैया जरा इनमें से देख के बताओ कि किसमें ज्यादा मतलब जो है इनको मैचिंग करो। ठीक है, तो वहां पर फिर आपको जो है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मान लो 4 ग्राफ दे दिए, उसमें देगा आपको ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ईडी इज इक्वल टू 1, और ईडी लेस देन 1, या इस तरीके से आपको दे देगा 4 चीजें। ठीक है, तो उसमें आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। जिसमें आई जैसी शेप बन रही है तो इसका मतलब इनइलास्टिक, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर इसमें ऐसे ई की तरह बन रहा है तो इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक, हल्का सा चेंज, मतलब जो है प्राइस में चेंज नहीं भी हो रहा तब भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई? आगे समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, तो यहां पर भी सेम वही चीज है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे क्या आ जाएगा आपका? इनकम आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू में 100, और चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम इनटू में 100, और ये चीज Q2 माइनस Q1, यानी जैसे हम वहां पे Q1 माइनस Q लिया था, इसने Q1 और Q2 ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप Q1 माइनस Q भी ले सकते हैं, इसने 1 और 2 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वाई जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम को। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहां पर आ जाएगी डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा वाई, क्योंकि वहां पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इनटू में P अपॉन में Q। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, P की जगह क्या कर दो? आप Y कर दो, इस P की जगह Y कर दो, बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगे। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनिशियल वाला है, बस आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, वाई माइन माइनस वाई और अपॉन में वाई।
बस कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, आपको सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इनिशियल कौन सा है और आपका चेंज क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, चलिए अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करूं तो ये होती है हमारे 3 तरीके की। इनकम इलास्टिसिटी होती है हमारे 3 तरीके की। कौन कौन सी? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी बता रखा आपको। ठीक है, ये मैं बता देता हूं आपको। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। देखो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है जैसे मान लो जब मेरी इनकम बढ़ी, आप इसको ध्यान रखना। देखो जब मेरी इनकम बढ़ी तो जो इंफीरियर गुड्स होंगे उनकी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब इंफीरियर गुड्स के केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इनकम बढ़ने की वजह से जो इंफीरियर गुड्स है हमारे वो क्या हो जाएंगे? उनकी डिमांडेड कम हो जाएगी, हम नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, डिमांड फॉर दोज गुड्स डिक्लाइन। ठीक है, चीपर कार्स और इंफीरियर गुड्स, मतलब जैसे मतलब आपका जैसे चीपर कार जो होती है, सस्ती कार जो होती है वो आपके उसमें इंफीरियर गुड्स में आ जाती है। व्हेन इनकम इज लो वी चूज चीपर कार। जब हमारी इनकम कम होती है तो हम इंफीरियर गुड्स पे आ जाते हैं। लेकिन हाउएवर एज सुन एज हमारी जब इनकम अफोर्ड कर देखते हैं तो हम अप मार्केट में आ जाते हैं, हम ट्रेंडिंग मार्केट में आ जाते हैं, हमारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एक्सपेंसिव गुड्स जो वो हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव, जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इनकी डिमांड आपकी बढ़ जाती है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे नेसेसरी गुड्स होते हैं और जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो दोनों ही आपके नॉर्मल गुड्स में डील करे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन 1 इट इज अ लग्जरी गुड्स। इफ द ऑन द अदर हैंड इट इज अ लेस देन 1 बट मोर देन 0 इट इज अ नेसेसिटी गुड। ये आप अंडरलाइन कर लेना। अगर उसकी इलास्टिसिटी मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब हल्का सा भी चेंज करने की वजह से बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लग्जरी गुड्स। अगर लेस देन 1 है बट 0 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। अगर देखो ग्रेटर देन 1 है तो आपका लग्जरी गुड्स है। ठीक है, और अगर लेस देन 1 बट मोर देन 0 तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नॉर्मल गुड्स बोल देंगे, नेसेसिटी गुड्स बोल देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा गुड्स हमें लग्जरी लगता है, कौन सा गुड्स हमें नेसेसिटी लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लो भाई मेरी इनकम कम है तो मुझे एसी जो वो लग्जरी गुड लगेगा। अगर मेरी इनकम अच्छी खासी है तो एसी मेरी नेसेसिटी बन जाएगी। मान लो मेरी इनकम कम है तो ये जो एक्सपेंसिव कार है वो मेरे लिए लग्जरी लगेंगी। मेरी इनकम अच्छी खासी है तो ये क्या है? मेरा रोज का आना जाना है। ठीक है, अब वही है कि जब मेरी इनकम कम है तो मुझे पिज्जा एक लग्जरी आइटम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इनकम अच्छी खासी है तो पिज्जा मेरा रोज नाश्ते में चलेगा। ठीक है, तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है हमारा जीरो। जीरो का मतलब होता है नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं। जितने भी नेसेसिटी गुड्स या जो स्टेपल गुड्स होते हैं, स्टेपल गुड्स मतलब जो रोजमर्रा की आम जिंदगी में हमारे चलते रहते हैं, जिससे मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से ज्यादा चीजें नहीं पड़ती हैं, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टूथपेस्ट और सॉल्ट वगैरह, ये सब चीजें नेसेसिटी वाली जो आम डेली जिंदगी में हम यूज करते हैं, वो सब चीजें हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो में आ जाएंगे। नेसेसिटी गुड्स या उनका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो है नहीं कि भाई इनकम बढ़ जाएगी तो आप डबल पेस्ट करोगे, तो आप उतना ही यूज करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकम बढ़ जाएगी तो आप चाय पत्ती ज्यादा ज्यादा वो यूज करने लग जाओगे, वो उतना ही हमारा यूज रहता है। उनमें जो इलास्टिसिटी आपकी क्या रहती है? इनकम इलास्टिसिटी जीरो रहती है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी किसकी जीरो होती है, या मैच करो इनकम इलास्टिसिटी के हिसाब से किसकी जीरो रहेगी, किसकी पॉजिटिव रहेगी, किसकी नेगेटिव रहेगी। तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं हमारे, उसकी नेगेटिव रहेगी आपकी, नॉर्मल गुड्स की पॉजिटिव, और नेसेसिटी गुड्स की जीरो, क्योंकि उससे ज्यादा फर्क आपका इनकम में चेंज होने की वजह से। स्टेपल गुड्स भी हम कह सकते हैं इसको, जो हमारे नॉर्मल ज्यादा उस पर रहते हैं, जैसे ब्रेड है, केचप है, सॉल्ट है, शुगर है, इन सब चीजों से ज्यादा इनकम बढ़ने से अब ये थोड़ी कि 5 किलो की जगह 10 किलो खाने लग जाओगे,
तो उस पर इतना ज्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में। क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेटेड गुड्स आ जाएगा आपका, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन गुड्स ऑफ वाई। मतलब वाई के प्राइस चेंज होने की वजह से एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम चीज वही है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, लेकिन यहां पे पी किसका लेंगे हम, वाई का गुड का लेंगे, मतलब रिलेटेड गुड्स जो भी हम देख रहे हैं वो आ जाएगा। बाकी सब चीजें आपके सेम है, डेरिवेशन सब उसका आपका वही है। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है। तो ये भी हमारे तीन तरीके की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब जैसे मान लो टी है, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कौन से टी एंड कॉफी कौन से गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट, ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएंगे। तो जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं उनकी जो डिमांड रहती है वो आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब मान लो कार एंड पेट्रोल है, अब आप इसको देखो, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कार और पेट्रोल कैसे हमारे गुड्स हैं, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो इनका जो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सी फॉर कार, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और कार वैसे भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। ठीक है, अब आता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब है गुड्स हैविंग नो रिलेशन, गुड्स हैविंग नो रिलेशन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे सुनो, प्राइस ऑफ व्हीट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हीट की वजह से कार में क्या फर्क पड़ेगा, या टेक्सटाइल की वजह से ऑटोमोबाइल में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब आप ये बोलो कि भाई कार की वजह से पेपर पे फर्क पड़ रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका कोई फर्क आपस में नहीं पड़ता। जिन गुड्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं, या तो ना तो वो सब्स्टिट्यूट है ना ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बाकी आपस में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलो पेट्रोल से एसी पे फर्क पड़ेगा, पेट्रोल से एसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो एसी पे क्या फर्क पड़ेगा, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो एसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है, मतलब गुड्स हैविंग नो रिलेशन। कोई भी, मतलब व्हीट से क्लोथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हीट के प्राइस में चेंज होने की वजह से फर्नीचर की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो गुड्स हैविंग नो रिलेशन में क्या रहेगा आपका, जीरो, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट में चेंज करने की वजह से अगर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो वो सेम आपका वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। उसमें भी आपकी तीन चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर करने की वजह से अगर आपकी डिमांडेड बढ़ रही है तो पॉजिटिव, अगर सेम है कांस्टेंट है तो जीरो, अगर घट रही है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज मतलब आपकी जो वो इसमें आ जाती है। कई बार कंपनी क्या करती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई, तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। एक्सपेंडिचर हमने मतलब जो बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव। एक्सपेंडिचर बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं है, तो ये जीरो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज आप लिख लेना इसमें, तो इसकी वजह से भी हम ये चीज देख सकते हैं। वो हमें इनफैक्ट देखना पड़ेगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है, घटा है, जीरो है, क्या है, उस पर कोई फर्क हमारा आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
इसमें अभी एक दो कॉन्सेप्ट अभी आपके और बचे हैं, इसमें अभी ये मेथड्स आपके बचे हैं कि इलास्टिसिटी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये हम लोग जो वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियोज में आपके कमेंट को कंसिडर कर सकें और आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक मज़ेदार सीरीज के साथ में। थैंक यू।